हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। आज आप लोगों के सामने फिजिक्स के पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ठीक है 4 प्रश्न के देखे थे और लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस उससे बनाए थे, ठीक है, और एक्सप्लेन किए थे। आई होप वीडियो आप लोग देखोगे तो बहुत मजा आया होगा, ठीक है। आज उसी का हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसको देखिए और समझिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं VBI क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशंस पूरा। ये क्लास 10 के लिए बेसिस है, लेकिन आप नीट के जेई के लिए भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। आइए हम लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से है। अब पहला क्वेश्चन बोला कि गोलीय दर्पण, तो पिछले वीडियो में लोग बताए थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने भाग होते हैं आपको याद होगा। तो गोलीय दर्पण का क्या भाग? 2 भाग सर, एगो उत्तल दर्पण, एगो अवतल दर्पण, याद होगा। तो वो कन्वेक्स मिरर, एगो कॉनकेव मिरर होता है, याद होगा। तो बोलता है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? इनमें से कौन है जो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है? सबसे पहले सारी आवर्धन क्या होता है बाबू लोग? आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, याद रखिएगा। आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। अब सर सवाल ही उठता है कि आवर्धन होता क्या है। देखिए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु, ठीक है, उसको किसी सहायता से बड़ा आकार करके देखना, आकार को बड़ा करके देखना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आवर्धन। किसी वस्तु के आकार को किसी वस्तु की सहायता से, ठीक है, किसी दर्पण या किसी लेंस की सहायता से उसका आकार को बड़ा करके देखना क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। अब पूछेगा यहाँ से, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले पूछेगा कि बता आवर्धन समझ में आ गया कि सर किसी भी आकार को बड़ा करके देखना आवर्धन होता है। अब आवर्धन का सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं? आवर्धन, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को हम क्या कर सकते हैं सर? मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। आगे देखिए, तो बोले कि आवर्धन का जो सूत्र होता है, पहला सूत्र होता है क्या? पहला सूत्र क्या बताएं? तो पहला सूत्र होता है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। पहला आवर्धन सूत्र क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, और दूसरा का होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन में 2 सूत्र होते हैं सर। पहला आवर्धन बराबर होता है -v बटा u, और दूसरा का होता है आवर्धन बराबर h डैश बटा h। h डैश मतलब होता है इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? आवर्धन कहते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी इक्वल टू भी क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल है निम्न कौन सा आवर्धन है? गोलीय दर्पण कौन आवर्धन है? तो याद रखिए, गोलीय दर्पण का आवर्धन कौन होता है? m बराबर -v बटा u। अब सर सवाल उठता है कि बताइए आवर्धन का अगर मान धनात्मक आवे, अगर किसी दर्पण के लेंस का आवर्धन निकाला, सॉरी किसी दर्पण का मान आवर्धन मान ऋणात्मक धनात्मक आवे तो क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, अगर किसी दर्पण का आवर्धन धनात्मक आता है तो वह दर्शाता है सर कि जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? आभासी होगा। याद रखिए, कैसा होगा? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए आवर्धन का, किसका आवर्धन का धनात्मक मान क्या दर्शाता है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। और अगर पूछे आवर्धन का ऋणात्मक मान, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। एकदम याद रखिएगा जी, भी है अपने आप में। तो पूछेगा आपको बताइए कि आवर्धन का धनात्मक मान आभासी और सीधा, आवर्धन ऋणात्मक मान तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्लियर? आवर्धन के बारे में समझ आ गया, आवर्धन क्या होता है, ठीक है, और आवर्धन के सूत्र दोनों समझ आ गया। आगे बोलता है अगला, ठीक है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आगे बोलता है, ठीक है, कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। अब सर दृष्टि क्षेत्र कहने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि समतल दर्पण होगा कि इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है? मतलब दर्पण बेशक छोटा गो है, दर्पण छोटा गो है, लेकिन बहुत एरिया को एक छोटे से दर्पण में बहुत बड़ा एरिया को दिखाए। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई पूछेगा आपसे कि बताइए कि अगर दर्पण की दृष्टि क्षेत्र, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च मिरर के रूप में होता है, पश्च
मिरर, पश्च दर्पण के रूप में होता है। वाहनों के साइड, वाहनों को साइड लाइट में पूछेगा आपको से, ठीक है, वाहनों को साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसको? पश्च सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, ठीक है, बाइक को, ठीक है, तो देखिएगा आपको साइड में दो दर्पण लगा हुआ होगा, ठीक है। इस दर्पण में कि जो दर्पण है कौन सा दर्पण होता है? याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सर ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा करके दिखाता है। क्या कर देता है? छोटा करके दिखाता है, जिसका एक साथ हम बहुत बड़ा एरिया को देख सकते हैं। याद रहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। पूछेगा पश्चिम दर्पण ग्रुप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। अच्छा, उत्तल दर्पण को बताए थे सर दाढ़ी बनाने में, शेविंग दर्पण ग्रुप में, हजामती दर्पण ग्रुप में, डॉक्टरों के नाक कान गला जांच में रूप में, सौर कुकर में, ठीक है, और सौर कुकर में होता है। और समतल दर्पण को बताए थे हम लोग जो सामान्य दर्पण उपयोग करते हैं घर में चेहरा देखने के लिए, कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। इसका 6 विशेषता पिछले वीडियो में बता दिए थे। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलता है कि अवतल दर्पण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? तो अवतल दर्पण को, बाबू ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? तो अवतल दर्पण को हम लोग सर अभिसारी दर्पण नाम से जानते हैं। किसको? अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं अवतल दर्पण को। याद रखिएगा, पूछेगा कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभिसारी। और उत्तल दर्पण को सर, तो उत्तल दर्पण को अपसारी नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है? आइए समझते हैं कि अपसारी और अभिसारी क्या होता है। देखिए, अपसारी को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर, डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है, और अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर। अब समझते हैं कि डाइवर्जेंट मिरर और कन्वर्जेंट मिरर क्या होता है। देखिए बोला कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहे का मतलब है, देखिए अपसारी का मतलब होता है कि मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं क्या है सर, उत्तल दर्पण है। अगर इस पर कोई प्रकाश, मान लीजिए मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर कोई प्रकाश जाएगा, टकरा के क्या हो जाएगा? फैलते चला जाएगा। टकरा के क्या होगा? फैलते चले जाएगा। टकरा के क्या हो जाएगा? फैलते चला जाएगा। टकरा के फैलेगा, टकरा कर फैलेगा। देखिए, जब कोई प्रकाश उत्तल दर्पण पड़ता है, ठीक है, तो फैलते जाता है। क्या होता है? फैलते जाता है। तो याद रखिएगा, वैसा दर्पण जो प्रकाश को फैला दे, क्या कर दे? फैला दे, विस्तृत कर दे, उसको अपसारी दर्पण कहेंगे। और जो प्रकाश को केंद्रित करे, प्रकाश को क्या करे? केंद्रित करे, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्योंकि सर ये प्रकाश को अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो सब टकरा के कहाँ आएगा? फोकस पर। सब टकरा के फोकस पर, सब टकरा के फोकस पर। देखिए, तो यहाँ पर केंद्रित कर रहा है कि नहीं? फोकस पर। याद रखिएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी। देखिए, अभिसारी, ध्यान दीजिएगा, अभी सब गया और एक बिंदु पर आकर सब मिल गया। अभी सब गया और अवतल दर्पण से टकराया और एक बिंदु पर आकर मिल गया, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। पूछेगा, बताइए कि अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जाना जाता है? तो सर कन्वर्जेंट मिरर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण को, ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि सर इससे प्रकाश हो जाता है तो टकराकर फैल जाता है, और जबकि अवतल दर्पण में प्रकाश जाता है तो टकराकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। इसको मिटा दीजिए। आगे बोलता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से दर्पण सूत्र है। निम्न में कौन जो दर्पण सूत्र है? आइए हम बात करते हैं कि निम्न में कौन दर्पण सूत्र है। देखिए, दर्पण सूत्र जो है, ठीक है, दर्पण सूत्र है वो 3 चीज पर निर्भर रहता है। पहला सर प्रतिबिंब दूरी। पहला क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, इसको हम डिनोटेड भी से करते हैं। दूसरा है वस्तु दूरी, जिसको हम डिनोटेड यू से करते हैं। और तीसरा है फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसको हम डिनोटेड एफ से करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई अवतल दर्पण है, राइट। अब अवतल दर्पण का ही है मुख्य एक्सिस, ठीक है, मुख्य एक्सिस जिसको प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, और यहाँ पे है आपको फोकस, यहाँ पर है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र हिंदी में बोलते हैं इसको। अब मान लीजिए ठीक है कि कोई वस्तु को हम यहाँ पर रखे हैं। मान लीजिए सर कोई वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ, ठीक है, मान लीजिए फोकस पर रखते हैं कोई वस्तु को, हम वस्तु को फोकस पर रख दिए। कहाँ रख दिए हैं? फोकस पर। अब कोई वस्तु को फोकस में गए हैं, रखे हैं, तो इससे हम टकराएगा प्रकाश के, और इससे दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष जब जाता है तो कहाँ आ जाएगा? फोकस होकर गुजरेगा। ध्यान दीजिएगा, फोकस होकर गुजरेगा, फोकस होगा। अब एक प्रकाश ध्रुव की दिशा में भेजेंगे, या आप वक्रता केंद्र से डायरेक्ट ऐसे भेज सकते हैं। दोनों कंडीशन आप भेज सकते हैं।
और जब को प्रकाश अब वक्रता केंद्र से जाता है दर्पण से टकरा कर क्या हो जाता है, उसी पथ पर वापस लौट जाता है। मान लीजिए यहाँ से गया और टकरा कर वापस लौट जाएगा, ठीक है, वापस लौट जाता है। और लौटने के बाद ये क्या होगा सर, कहीं नहीं मिलेगा, अनंत पर जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अनंत पर, अनंत पर, ठीक है, इनफाइनाइट। तो पूछेगा कि अगर हम वस्तु को फोकस पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा अनंत पर बनता है। आप इसको छापे क्यों, आइए समझाते हैं इसको छापे क्यों। देखिए यहाँ पर बात क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो पूछेगा अगर प्रतिबिंब दूरी कितना है, तो दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। दर्पण ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कहते हैं प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। अब प्रतिबिंब तो अनंत बनल है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। अब बोलता है वस्तु दूरी, तो सर जहां पर वस्तु रखा गया इसको मान लेते हैं ए, वस्तु का नाम क्या देते हैं, ए बी वस्तु का नाम देते हैं। तो ए से सॉरी जहां पर वस्तु रखा गया है उस बिंदु से लेकर, ठीक है, उस बिंदु से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु दूरी। तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या है, वस्तु दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ वस्तु रख लेते हैं, यहाँ वस्तु दूरी। और अब पूछेगा फोकस दूरी क्या होता है सर, तो दर्पण ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, दर्पण ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब सॉरी फोकस दूरी कहते हैं। अब बोलेगा आपको, ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से लेके यहां तक दूरी क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, याद रखिएगा। तो बोलता है देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दर्पण सूत्रों को हम लोग रिलेशन निकालने के लिए तीनों में आपस में संबंध बनाते हैं, ठीक है, संबंध जोड़ते हैं। तो हमको दर्पण सूत्र मिलकर तैयार होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, याद रखिएगा, ठीक है। दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। प्रतिबिंब दूरी कितना होता है, वस्तु दूरी कितना होता है, फोकस दूरी कौन होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा, डन, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।